बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चहमगाइयाँ हो रही हैं कि चाइना पाकिस्तान को क्या ऑफर करेगा। और इस वक्त सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिया में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और लीडरशिप मुंह सुजा के यहाँ बैठी हुई है। मेरा सवाल इसमें इम्पोर्टेंट ये बनता है कि आज तो दिल्ली में होना चाहिए था। हम इंडिया के साथ मामला जो हमने ख़राब तो हैं ही हैं, हमने बाकी ममालिक के साथ भी अपने ख़राब कर रहे हैं वहाँ पे ना जाके। दूसरा तार साहब ये भी बात चल रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो उसने मुज़ाकरात तो शुरू कर दिए हैं हुकूमत के साथ, लेकिन कई जगह पे मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, कई जगह पे कुछ हो रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 10 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। वो पता नहीं कहीं जो कितों उड़ के आए ने, लेकिन ये है कि वो पैसे जो हैं वो कहीं ना कहीं से हुकूमत ने अरेंज कर लिए हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? अब फॉरेन पॉलिसी पे आते हैं। बिल्कुल, फॉरेन पॉलिसी भी उसी तरह है। भारत जाने से डॉलर नहीं मिलेंगे इसलिए नहीं जा रहे। भारत से रिलेशनशिप अगर ठीक कर लें तो उससे उसमें डॉलर इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन आज मैं ये एक बात जरूर, आज एक बड़ा पॉइंट जो जिस तरफ आगे दुनिया जा रही है इस वक्त, इस रीजन के अंदर तीन ताकतें जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपनी पोजीशन के लिए ट्राई कर रही हैं। तीन ताकतें इस रीजन में, भारत, चाइना एंड रशिया। तीनों इन्होंने हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। हिस्ट्री को चेंज इसलिए करके रख दिया, चाइना की तरक्की का सीक्रेट था कि 50 साल उन्होंने किसी कॉन्फ्लिक्ट को जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन नाउ दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। आज जो अमेरिका पिछले 250 साल से कर रहा था, आर्बिट्रेशन, लीडरशिप, लोगों के पकड़ कर लाना, इजराइल और मिस्र का कराना, आपस में मुआहदा कराना, इब्राहिम अकॉर्ड कराना, आज वो रोल चाइना ले रहा है। आज चाइना जो है वो यूक्रेन का मसला भी हल कराने के बारे में सोच रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया का 1000 साल पुराना मसला हल कराया उन्होंने, बल्कि फलस्तीन और इजराइल का मसले के बारे में दे आर इंटरेस्टेड। अब ये जब दुनिया के साथ करा रहे हैं तो साथ एक और भी चीज हो रही है जो आपने खुद ही अपने इब्तदाइये में कहा है कि इस वक्त उनके डिफेंस मिनिस्टर्स दे आर इन इंडिया। 12 सेशन हुए हैं उनके चंद दिनों के अंदर, डायलॉग आपस में हुआ है। उसमें से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई, लेकिन पॉजिटिविटी निकली जरूर है। मेरा एक क्वेश्चन है, ये मेरे जो लूटर भाई हैं सारे पाकिस्तानी, जो अपनी भारत की दुश्मनी बेचते हैं चाइना के सामने ले जाकर, अगर इंडिया और भारत एक दूसरे के साथ ठीक हो गए तो आप कहां जाएंगे? आप कौन सी पार्टी से को ब्लैकमेल करोगे भाई? आपके बच्चे तो लंदन में भूखे मर जाएंगे। फिर डॉलर किस तरह पहुंचेंगे उनको? पाउंड किस तरह पहुंचेंगे उनको? यहां पे टोरंटो के अंदर जो मेंशंस हैं आपके, वो किस तरह चलेंगे आगे? आपको सोचना चाहिए, आज बैठ के सोचना चाहिए, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट इट। सबसे पहले तो बात यह है, मैं एजाज चौधरी साहब की बात, हमारे जो एक मिनिस्टर थे, उनकी बात मैं नहीं बिल्कुल भूल सकता। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा था कि इन पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए भारत और चाइना की रिलेशनशिप पे। एक दूसरे के साथ जंग भी कर रहे होते हैं, ट्रेड भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे सिर्फ एक ही काम करने में तेज है, नफरतें, कदूरतें, ट्रबल्स, शरारतें, ये सारी चीजें। और अब वो नहीं चल रहा, चल नहीं रहा ना। मसला तो ये है, अब आगे मजीद गुंजाइश कोई नहीं है। मैं एक चीज पे मैं बड़ा आल ऐलान बोलता रहा हूं, मुझे अफसोस है उस बात पे भी कि मैं कहता रहा हूं, लेकिन हमारी कौन सुनता है। मैं कहता था कि जो जम्मू के अंदर एक हादसा हुआ है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू कम आउट क्लीन। भारत अपने दौरे से जाने से पहले, एससीओ में जाने से पहले, इनको चाहिए था कि उन चीजों को रिजॉल्व करके जाते, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बताते कि दिस इज न्यू पाकिस्तान, दिस इज न्यू पाकिस्तान। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भी इन्होंने मिस किया है। उसकी वजह यह है कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब जा तो रहे हैं, लेकिन जाने से पहले यहां पे स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर एससीओ, इट्स नॉट अ बायलैटरल टॉक। एक दौरा जब जाने से पहले ही नाकाम हो जाए तो उसमें जाने का क्या फायदा? अब जाने से पहले ही आपने हथियार फेंक दिए। एक डायलॉग, एक जंग, एक रेस शुरू करने से पहले ही अगर आप अपनी हार तस्लीम कर लें या डिफरेंट डायरेक्शन पे भागना शुरू कर दें तो उस रेस का क्या मकसद? लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि उसमें पाकिस्तान का फायदा क्या है। मुझे आज एक बात की बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगा किसी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर किसी एक्सपर्ट से कि पाकिस्तान को भारत के साथ इस वक्त नफरतों और दुश्मनियों में फायदा क्या है? क्या फायदा है?
पहले आज से पहले ही होता रहा। मैं पिछले 75 साल में इस चीज को लाजमी इसका कन्फेशन करूंगा कि पहले 75 साल ये होता था, मार्शल लॉ का जवाज रखने के लिए भारत से डराया जाता था लोगों को कहा जाता था कि ओए असि ना आए तो उधर जंग हो जानी, उधर टैंक आ जाने, उधर तोपा आ जानी। अब तो दौर ही जंगों का नहीं रहा है। अब पाकिस्तान को किस चीज से डराओगे इन पाकिस्तानियों को? अब तो वो जवाज ही नहीं रहा है। पहले जवाज रखा जाता था कि एक ह्यूज डिफेंस बजट रखने के लिए, कि अगर हमारे पास ये टैंक नहीं होंगे तो फिर ये भारत आ जाएगा। आज तो फिर वो अहमद मीर साहब की स्टोरी बाहर निकल चुकी है कि टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल ही नहीं है। तो अब आपकी दुश्मनी भारत के साथ क्या फायदा है आपको? और सबसे बड़ी उसको रिटर्न में देखें, अगर ट्रेड शुरू किया जाए उनके साथ, वो अगर ये मान ली जाए बात कि वो रीजनल पावर बन रहे हैं, जो कि वो बाकी बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आंखें बंद कर लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। आपकी उनके साथ नफरत करने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। हाँ, ये जरूर है, अगर आप ट्रबल इस रीजन में बनाएंगे, आप खुद भी जलील होंगे, उनकी तरक्की की शायद स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ये रुकेगी नहीं। उनके जो पिछले 10-15 साल का सफर है, दुनिया किताबें लिख रही है उस पर। जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया है 8-10 साल के पीरियड में, जिस तरह मैंने आपको कहा था 80 मिलियन ब्रॉडबैंड से 850 मिलियन ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल, और जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं, आगे आर्म्स बेच रहे हैं आईफोन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरी चीजों में जहां आगे जा रहे हैं, आपको चाहिए ये नफरतों के दरवाजे बंद करके कुछ लर्न करें उससे, एक सक्सेस स्टोरी सामने रख के उससे लर्न करने की कोशिश करें। हाँ, दूसरा एक बात यह है कि आज मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पोल किया है और उसमें उन्होंने जब लोगों से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई वाज शॉक्ड दैट 80% ऑफ पीपल दे वर सेइंग मार्शल लॉ इज द ओनली रिमेनिंग सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान। क्योंकि इस वक्त जाती तौर पे बताएं कि जो हाइब्रिड लीडर इन्होंने प्रोड्यूस किए, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के भाइयों ने जो हाइब्रिड लीडर तैयार किए हैं अपनी गोद से, अपने वतन से, दे हैव फेल्ड टू लीड पाकिस्तान। और इसी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने वतन से जो जूनियर जज प्रमोट कराए थे अपनी गोद में बिठा के, दे हैव सेड टू पाकिस्तान वी हैव फेल्ड पाकिस्तान। अब मैं समझता हूं दैट इज फंडामेंटल रीजन पीपल आर सेइंग कि ए तुहाडे बच्चे ने, इन्होंने आप एक्सेप्ट कर। देखिए, मोहल्ले के अंदर जब बच्चा बाहर बदमाशी करता है, तंग करता है, बच्चियों को छेड़ता है, किसी के दरवाजे पे थूकता है, जो कुछ करता है, तो लोग क्या करते हैं? उसके बाप को आके शिकायत करते हैं। तो आज 22 करोड़ लोग और दुनिया उसी वालिद को कह रही है कि इनको एक्सेप्ट कर, ये तुम्हारे बगैर ये चल नहीं सकते, ये तुम्हारे आवारा बच्चे हैं, इनको एक्सेप्ट करो। आज जिस तरह तारड़ साहब ने कहा है कि 2 जूनियर जजों को प्रमोट करने के लिए मुझे बाजवा साहब ने पुश किया था, तो फिर ये हर सिस्टम ही हाइब्रिड, हर सिस्टम ही 2 नंबर है, और ये सारी 2 नंबरी की है तो साफ भी खुद करो ना। इस बिल्डिंग की सारी ईंटें आपने खुद लगाई है, तो अब ये इसका छत गिर रहा है, दीवारें गिर रही हैं, तो लोग मिस्त्री से पूछेंगे ना, भाई साहब बहुत उसे ठीक करो, की कितना से। Know that you need to step up for the one last time, if it is possible, to fix this country. If it's not, I mean, say that game is over. Game is almost over. उसकी वजह ये है, कोई अदारा ऐसा नहीं बचा जो गंदा नहीं है। कोई ऐसा अदारा नहीं है जिस पे लोगों का एतमाद हो कि ये हमें बचा सकता है। कोई अदारा नहीं। एक सिंगल इंस्टीट्यूशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जिसके ऊपर ये 22 करोड़ लोग या दुनिया उम्मीद रख सकती हो कि इसकी वजह से पाकिस्तान बच पाएगा। हाँ, टूटे फूटे हैं लड़के, बच्चे, जो ऐसे बच्चे जमूरे कई इस वक्त फिर रहे हैं जो बेरोजगार हैं और उनके हाथों में स्मार्टफोन है और ट्विटर के 50-50 अकाउंट हैं और एक दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। बिल्कुल उस्मान बुजदार को दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं बनना, उस तरह के कई लोग हैं नजर आ रहे हैं। और उनके बारे में जो सर्वे आया है कि बड़े शहरों के अंदर लोअर मिडिल क्लास और अनएम्प्लॉयड बच्चे जो है और कई अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे जिनको एक्टिविटी चाहिए, जिनकी शुरू एक्टिविटी शाम 7 से होती है, शुरू सुबह 9 बजे तक फारिग होते हैं बैठे, वो सारे के सारे कहते हैं कि जिंदा पीर हैं और वो कहते हैं अब करबला नहीं होने दिया जाएगा। नौज बिल्ला, मेरा मकसद है इनको ये नहीं पता कि इस तरह की बात करना भी गुनाह है। कंपैरिजन करते हैं इसका पता नहीं किस किस के साथ। एक चीज का मुझे दुख है, कहते हैं ये कायदे आजम से भी ज्यादा पॉपुलर है। कहा कायदे आजम और कहा ये
अभी तो 2 महीने 4 महीने पहले उनकी वाहियात किस्म की ऑडियो लीक हुई थी मियां वाली के खातून के साथ। कुछ शर्म किया करो कि किन चीजों को किन के साथ मिला देते हो। उनकी एक बच्ची है बगैर शादी के जिसको ओन ही नहीं कर रहे। ग्लोबलाइजेशन अमेरिका के अंदर मैं बता रहा हूं, 36 साल से हूं मैं। अपने बच्चे को एक्सेप्ट ना करना, यहां से कहते हैं यू आर नॉट मैन इनफ, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव ब्रॉट अ चाइल्ड इन द वर्ल्ड। अब उसके तुम बाप नहीं बन रहे, उसके खर्चे नहीं बर्दाश्त कर रहे। तो फिर ये जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर उसको बुरा समझा जाता है, तो आपके तो गुंजाइश ही कोई नहीं है तस्बीह हाथ में पकड़ने से आप अमीरुल मोमिनीन थोड़ी बन सकते हैं। बल्कि ज्यादती है इस लफ्ज के साथ कि आप रियासत मदीना और अमीरुल मोमिनीन के भी लफ्ज आप खराब करते हैं। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना इंडिया दे आर वेरी क्लोज टू द ब्रेक थ्रू इन द फ्यूचर। मैं समझ रहा हूं, क्योंकि उन दोनों ने देख लिया है कि आगे अगर दुनिया की लीडरशिप चाहिए तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, टेबल टॉक से होगा, बायलैटरल टॉक से होगा। अगर समझ नहीं आ रही तो हमें नहीं आ रही। मैं समझता हूं बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए था कि इस चीज अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने आप को साफ करती, वो जो कुछ जम्मू के अंदर हुआ है अपॉर्चुनिटी इसको समझ के, और भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करते और वहां से लर्न करने की कोशिश करते, कॉपी करने की कोशिश करते। नफरतें और दुश्मनियों में आपने अपने आप को जो घर को जला रहे हैं, ये ज्यादती, बहुत सख्त ज्यादती। आपसे तो बांग्लादेश भी बहुत आगे जा रहा है, बल्कि अफगानिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी बेहतर है, इकोनॉमी भी आपसे बेहतर है। यू आर टचिंग द, वो कहते हैं पस्तियों की, आप पस्तियों से नई नई उसकी जो है गहराइयों में जा रहे हैं। अब आपको लोग गाना, सोमालिया और इस तरह के लफ्ज आपको देना शुरू हो चुके हैं। अगले दिन जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रेटिंग आई है, नीचे से आप तीसरे चौथे नंबर पर हैं, और एग्जैक्टली आप, मैं हैरान हूं, यमन भी आपसे ऊपर था मैं अगले दिन जब रेटिंग देखी। तो जब यमन से भी आप नीचे जा चुके हैं, तो अब उसके पास, आपके पास मेरा कितने चांसेस रह चुके हैं। 75 साल बहुत बड़ा पीरियड, 76 साल होता है चीमा साहब। लेकिन इस कौम ने 1947 से मजाक शुरू किया। 1947, मैं कल एक इवेंट में था, तो मैंने अपनी स्पीच में ये कहा है कि आप अभी भी 1947 में खड़े हैं। वो किस तरीके से, 1947 में जो पहला डेलीगेशन 1947 के बाद अमेरिका आया, वो भी कर्जा मांग रहा था। $2 बिलियन उन्होंने मांगा था। आज भी आप कर्जे मांग रहे हैं। नहीं, उन्होंने इमदाद मांगी थी, आज भी आप इमदाद और कर्जे मांग रहे हैं। आप 1947 से आगे चल ही नहीं सके। आपने पाकिस्तान बनाए ही नहीं। और ऐसी ऐसी ज्यादतियां, ऐसे ऐसे लोगों को आपने लीडरशिप में लेकर आए हैं कि मैं उनकी पढ़ता हूं तो वो बेसिक कॉमन सेंस नहीं थी उन लोगों के अंदर। नेशनलिज्म तो बहुत बड़ी बात है। और मैं मिन्नतें कर करके मर गया हूं कि नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। पता नहीं इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से मोहब्बत करना किसने सिखाना है, पता नहीं, बाहर से जाएगा। वो अपने बच्चे बाहर छोड़ आते हैं, फिजिकली डाका मारने जाते हैं, डाका मार के निकल आते हैं। पता नहीं ये प्रोसेस कौन रोकेगा, इस सफर को कौन रोकेगा। मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि हमारे सिटिंग जज साहब कहते हैं उनके पोते और दोते की सालगिरह भी वॉशिंगटन डीसी और लंदन में मनाई जाती। मैं हैरान हूं कि दिन दिहाड़े डाके वारदातें इतनी दलेरी से करते हैं। जमीर तो बहुत, खौफे खुदा नहीं है, कुछ जमीर नहीं है, कोई कुछ नहीं। और पता है लोगों को इस वक्त आधे जजों के तो वो आपके जुडिशियल काउंसिल में इनके खिलाफ रेफरेंस हो चुके हैं, लेकिन कोई परवाह कौन पूछे इनको। वो कहते जंगल के बादशाह अंडे दें बच्चे दें, क्या फर्क पड़ता है इनकी। मैं कहता हूं इनकी अपॉइंटमेंटों के बारे में आपका मीडिया क्यों खामोश है। हर जज की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस दुनिया के इनके सामने रखना चाहिए। ये इस तरह अपॉइंट हुआ था, इसको किसने अपॉइंट किया था, ये किस हादसे की वजह से अपॉइंट हुआ था, इसका रोल क्या था जुडिशरी के अंदर जो इसको अवार्ड किया गया, इसकी नॉमिनेशन। यकीन करें अगर पब्लिक किया जाए तो पाकिस्तानी पढ़ के शर्मिंदा हो जाएंगे, पढ़ के शर्मिंदा। मैं आपको कहता था सिविल जज बनने के लिए 3-4 इम्तिहान देने पड़ते हैं। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए मार रोड पे किसी वकील का सर फट जाए, वो जाता है किसी मूवमेंट में, किसी जलसे में 2 थप्पड़ किसी वकील को लग जाए, वो हाई कोर्ट का जज बन जाता है। चल फिर इसी तरह होता है कौमें जब कहते हैं when the nations go down this is what happens। उसका कोई इंस्टीट्यूशन बाइज्जत नहीं, उसमें इज्जत नहीं रह जाती, वकार उसमें मॉरल्स नहीं रह जाते जब कौमें खत्म होती। मेरा ख्याल है दिस इज द लास्ट किस्त ऑफ पाकिस्तान ड्रामा। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। बीच में हमारी बात नहीं हो सकी आपसे। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुई थी कि DGISPR हमारे जो नए हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उन्होंने कहा कि हम
ये सलाहियत रखते हैं कि हम जंग दुश्मन के घर लेके जा सकते हैं। एक तरफ बिलावल भारत जा रहे हैं और एक तरफ इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो ये क्या तासुर जाता है इससे, कि अगर हम जंग जो है वो दुश्मन के घर लेके जा सकते हैं। दूसरा, आपने बिल्कुल बात की कि जी तकरीबन काफ़ी मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी लोग अभी भी समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो है मार्शल लॉ लग सकता है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हकान अब्बासी साहब ने भी ये रिसेंटली कहा है एक इंटरव्यू में कि मार्शल लॉ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान में। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये कह रही है कि हम जो है वो सियासत से बाहर हैं,